जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं एपीजेस पॉइंट। एपीजेस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम पिछले 2 वीडियो से भाषाओं के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले 2 वीडियो में हम ये समझे थे कि राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा क्या होता है, अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं और शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किए हैं। हाँ, और अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान में राजभाषा को किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, हमारे संविधान में राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। राजभाषा यानी कि जिससे पेपर वर्क किया जाए, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग करके पेपर वर्क किया जाए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो राजभाषा का मतलब ऑफिशियल वर्क हो गया और इसको संविधान में भाग 17 में रखा गया है। देखिए, भाग 17 में रखा गया है और इसको आर्टिकल कितने में रखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 343 से 351, यानी कि 343 से 351 के बीच में इसको रखा गया है। अब कहिएगा कि याद कैसे होगा 343, तो आपको तो बखूबी याद होगा कि 143 क्या होता है। आप समझ रहे हैं ना हम कहाँ बोल रहे हैं, 143। हाँ, आप समझ जाइए। तो उसी तरह 1 के जगह केवल कर दीजिए 343, बस हो गया, सिंपल। तो 343 से कहां तक, 351 के बीच। तो राजभाषा की चर्चा कहां है हमारे अनुच्छेद में, 343 से 351 के बीच। इतना क्लियर हुआ ना। अब चलते हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल जान लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या दिया है। देखिए, आर्टिकल 343 यानी कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा है। अनुच्छेद 343 में कहा है कि संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है उसमें। और उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए, जो हिंदी होनी चाहिए और सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश होनी चाहिए, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 343 में किसकी चर्चा है, संघ की राजभाषा की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राजभाषा की चर्चा है। वो अपना पेपर वर्क जिस लैंग्वेज में करेगी उसी को राजभाषा कहते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि जब राष्ट्रभाषा घोषित हो रही थी तो साउथ वाले अलगे बवाल मचा दिए थे। वो तमिल वाले बोल रहे थे कि मेरी भाषा रहेगी, कन्नड़ वाले बोल रहे हैं कि मेरी भाषा रहेगी, फिर से और जो 4 राज्य हैं वो अपनी अपनी भाषाओं को बोल रहे थे कि मेरी ही भाषाएं रहेगी। तो उस टाइम बहुत बवाल हो गया था। तो उसी को देखते हुए राष्ट्रभाषा को घोषित नहीं किया गया कि राष्ट्रभाषा हिंदी ही रहेगी। बट अब देखिए क्या हुआ कि जब राजभाषा को भी घोषित किया जा रहा था ना, तो उस टाइम भी ये बवाल मचा दिए थे साउथ वाले। तेलुगु वाले बोल रहे हैं कि तेलुगु रहेगी, कन्नड़ वाले बोल रहे हैं कि कन्नड़ रहेगी। अब भैया हुआ बड़का बवाल। अब मान लीजिए कि कोई एक भाषा, अगर राजभाषा में तेलुगु रख दिया जाए तो हम लोग को तेलुगु ही सीखने में 15 वर्ष लग जाएगा। हाँ, तो अब इसी को देखते हुए वहां के एक आयंगर जी थे, आयंगर नेता थे। तो आयंगर जी थे, उन्होंने अपने लोगों को समझाया और कहा कि देखिए, अगर हम तेलुगु या कन्नड़ भाषा को राजभाषा घोषित करते हैं तो क्या होगा कि हमारा देश 15 साल पीछे चला जाएगा। पीछे चला जाने का मतलब कि उतना प्रगति नहीं कर पाएगा। और जो 15 साल है, ये तो 15 साल हमारे देश को सीखने में ही लग जाएगा कि भाषा ये क्या होती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ वगैरह ये सब क्या होती है, तो यही सीखने में लग जाएगा। तो वो साउथ के ही थे और वो अपने लोगों को ही समझाए कि देखिए, ऐसा नहीं, हिंदी को ही राजभाषा घोषित किया जाए। या राष्ट्रभाषा की नहीं हम बात करें, राजभाषा की। तो अंततः उन्होंने अपने लोगों को समझाया और 14 सितंबर सन 1949 को आयंगर फॉर्मूला, यानी कि वो अपना एक फॉर्मूला दिए जिसके तहत बोले कि हिंदी भाषा राजभाषा होगी। यानी किस दिन बोले थे, 14 सितंबर सन 1949 को आयंगर जी बोले थे कि हिंदी जो भाषा है वो हमारे देश की राजभाषा होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ, और इसी दिन को हमारी संघ की राजभाषा हिंदी घोषित हो गई। अब चलिए, ये तो समझ गए। अब समझते हैं कि जब राष्ट्रभाषा
कोई बोलने वाला होगा ना, जब घोषित हुआ जब इसको घोषित कराने की बात आई होगी तो कोई तो पहले बोलने वाला होगा, या कोई फिर इसको मांग करने वाला होगा। राष्ट्रभाषा को, हम यह राजभाषा की नहीं बात कर रहे, राष्ट्रभाषा को। तो देखिए, संघ की जो राष्ट्रभाषा है उसको हिंदी पहले बोलने वाले कौन थे, यानी कि हमारी होनी चाहिए ये राष्ट्रभाषा, तो सबसे पहले थे वो नर्मदा जी थे। ये समाज सेवी थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, बट इसकी मांग जो किए थे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों से मांग जो किए थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा को सबसे बोलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बोलने वाले आपके नर्मदा जी आ जाएंगे, और मांग करने वाले कौन थे कि ये अंग्रेजों से मांग किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये महाराष्ट्र के थे और ये गरम दल के नेता भी थे। तो इतना तो क्लियर हो गया ना। आर्टिकल 343 में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 344 में, यानी कि 344 में। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति। अब इसका भाई मतलब क्या हुआ, हम समझाते हैं आपको इसका मतलब क्या हुआ। कि मान लीजिए कि आने वाले 50 वर्ष में, आने वाले 40 वर्ष में जिस तरह इंग्लिश का क्रेज बढ़ रहा है, इंग्लिश का होड़ लगा हुआ है कि इंग्लिश सीख ले, इंग्लिश सीख ले, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक उसी तरह अगर हिंदी का क्रेज घटने लग जाए तो भाई बहुत दिक्कत है, हमारी संस्कृति नहीं बच पाएगी, हाँ, हिंदी का नामो निशान नहीं रह पाएगा। तो उसी को देखते हुए एक आयोग बनाया गया जो भाषाओं को संरक्षण देगा, ठीक है। तो वो राजभाषा एक आयोग बनाया गया, इसमें भाषाओं को संरक्षण मिलेगा, इसमें भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा, हाँ। और साथ साथ एक संयुक्त संसदीय समिति भी बनाई गई ताकि कोई भी अगर मतभेद हो भाषाओं को लेकर तो इन सबों में जाकर हम अपना जो भी मतभेद है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है ये, ठीक है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होता है, हाँ, तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग एक जगह बैठकर कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उसी को संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोग बैठकर कोई भी निर्णय लेंगे। तो ये 344 में कहा गया कि राजभाषा आयोग होगा और साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति हो गया। अब भाई बात आती है, जब ये आयोग बना होगा, संसदीय समिति बना होगा, तो कोई ना कोई पहला अध्यक्ष होगा कि नहीं होगा, यही परीक्षा में पूछता है और लोग नहीं जानते हैं कि कहां से पूछेगा। देखिए, जब राजभाषा आयोग बना था तो उसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, सबसे पहले अध्यक्ष जो थे बाल गंगाधर खेर। और जब संयुक्त संसदीय समिति के जब गठित हुआ था तो उसके पहले अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है कि राजभाषा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। और ये नहीं पूछा हुआ है अभी संयुक्त संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ ध्यान रखना है कि जो राजभाषा आयोग के बाल गंगाधर खेर है, यहाँ जो है हिंदी राष्ट्रभाषा को मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं और यहाँ बाल गंगाधर खेर है। तो ये इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा, जो ऑप्शन में दिया था ना, जब जिस टाइम ये पूछा था तो ये दोनों दिया था कि बाल गंगाधर खेर और बाल गंगाधर तिलक। तो जिसको याद होगा वो मार दिया होगा बस आसानी से, इतना तो समझ गए ना। अब हमको तो नहीं लग रहा है कि 344 में कोई आपको दिक्कत होगा, बस इतना ध्यान रखना है कि 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा है और 344 में आयोग की चर्चा है, राजभाषा आयोग की चर्चा है और संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 355 में राज की राजभाषा। अब तो भाई हम संघ की राजभाषा, सेंटर की राजभाषा पढ़ लिए, उसके आयोग के बारे में पढ़ लिए, तो राज्य की भी तो कोई राजभाषा होनी चाहिए ना। हर एक राज्य की अलग अलग राजभाषाएं होती है, जैसे कि हम देखते हैं, देखिए यूपी में जो राजभाषा यानी कि पेपर वर्क होता है वो हिंदी में होता है, नहीं तो उर्दू में होगा और नहीं तो सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसी तरह बिहार में हिंदी में होगा, नहीं तो उर्दू में होगा और नहीं तो सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश में होगा, इतना तो क्लियर है। उसी तरह उत्तराखंड में हिंदी में होगा, नहीं तो संस्कृत में होगा और नहीं तो सहायक भाषा इंग्लिश में होगा। इंग्लिश जो है वो हर एक स्टेट को दिया गया है सहायक भाषा के रूप में। अगर आपको वो भाषा में कठिनाई हो रही है तो आप इंग्लिश में भी उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी। देखिए तो
345 में क्या कहा गया कि राज्य की राजभाषा की चर्चा की गई है, राज्य की राजभाषा की चर्चा की गई है। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए यहां प्रश्न यहां से नहीं पूछता है, प्रश्न कहां से पूछता है, अब पूछ देगा कि हमारे देश में किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है। तो भैया कंफ्यूजन हो जाता है कि इंग्लिश भाई किस राज्य की राजभाषा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे देश में 3 ऐसे राज्य हैं, वो है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। यहाँ अपनी जो राजभाषा है वो इंग्लिश रखे हैं। अब भाई इंग्लिश क्यों रखे हैं? क्योंकि इंग्लिश इसलिए रखे हैं वहां क्रिश्चियन की जनसंख्या ज्यादा है। ये तीनों राज्य में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में क्या है कि क्रिश्चियन की जनसंख्या ज्यादा है, और जहां क्रिश्चियन होते हैं वहां इंग्लिश ज्यादा वो लोग बोलते हैं, इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो वो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो वहां अपनी राजभाषा इंग्लिश रख ली है। क्योंकि हर एक स्टेट को सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश को दिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं बनाना इंग्लिश को, तो आप भी बना सकते हैं। अपने स्टेट में सहायक भाषा आपका है ही, उसको आप सहायक से मेन भाषा बना दीजिए, यानी राजभाषा बना दीजिए। तो इसमें कोई वो नहीं है। बट ये 3 ही राज्य अभी तक अपना पूर्ण घोषित कर दिए कि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की हमारी राजभाषा जो है वो इंग्लिश रहेगी। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए हम 346 देखते हैं, यानी कि 346 देखते हैं। 2 राज्यों को इस कम्युनिकेशन की भाषा क्या होनी चाहिए? मान लीजिए कि जब मोदी जी हैं वो किसी स्टेट को कोई संदेश दे रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो वो किस भाषा में देंगे? या फिर कोई स्टेट है किसी दूसरे स्टेट को मैसेज दे रहा है या संदेश दे रहा है, तो वो किस भाषा में देगा? हाँ, तो वो भाषा क्या आप उसका खुद का भाषा होगा, यानी कि वहां का लोकल भाषा होगा। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए गुजरात सरकार है या गुजरात सरकार है और वो पंजाब सरकार है, तो गुजरात सरकार कुछ पंजाब सरकार को बताना चाहती है या कुछ कहना चाहती है, हाँ, तो क्या गुजरात सरकार है वो गुजराती में अपना लेटर लिखकर पंजाब सरकार को देगी, या पंजाब सरकार है वो क्या पंजाबी में अपना लेटर लिखकर गुजरात सरकार को देगा? जी नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं ये होगा। यहाँ ये होगा कि आप जब कम्युनिकेशन की भाषा होगी स्टेट से या स्टेट केंद्र से या केंद्र स्टेट से, तो वहां केवल राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। और राजभाषा बता देंगे कौन कौन सी राजभाषा है, हिंदी है और नहीं तो इंग्लिश है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की भाषा 2 स्टेट कम्युनिकेशन की भाषा क्या होनी चाहिए? केवल होनी चाहिए राजभाषा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए ना कि 2 राज्यों के बीच कम्युनिकेशन की भाषा या पत्राचार राजभाषा की होनी चाहिए। अब देखिए यह इतना जो हम आर्टिकल पढ़े ना, अब यही क्वेश्चन केवल एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे ना, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, बशर्ते इसको कंसेप्ट बेसिस याद रख लेंगे, आर्टिकल बेसिस याद नहीं रखेंगे। यानी 346 तक जो भी है हम पढ़े, ये एग्जाम में पूछता है, ये 4 आर्टिकल। इसके बाद जो भी आर्टिकल है 351 तक, ये आपको नहीं पूछता है, ये कंसेप्ट बेसिस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए हम 47 और 48 यानी कि 347 और 348 को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि 349 क्या है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 349 क्या है? राजभाषा में परिवर्तन। अब भैया आ गई बड़की बात। अगर कोई राज्य चाहे कि हमको अपने राजभाषा को परिवर्तित करना है, तो अब क्या करेगा? तो देखिए वहां की अब जो भी राज्य चाहे कि राजभाषा में परिवर्तन हो, तो ये खिलाड़ी थोड़ी ना है कि कोई भी राजभाषा अपना कुछ भी रख सकता है। नहीं, जैसे कि आजकल क्या कुछ दिन हो गया उत्तर प्रदेश में बड़ी सुर्खियों में था कि यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया, जो स्थान का नाम है, जो शहर का नाम है, यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा चल रही थी। जैसे कि आपकी मायावती की सरकार जब आई थी तो वो बौद्ध नगर बनवाई थी, अम्बेडकर नगर बनवाई थी, तमाम तरह के वो अपने कास्टिज्म के तहत वो अपना जो भी की थी। उसी तरह जैसे अखिलेश यादव आए थे तो राम मनोहर लोहिया, ये सब जगह बनवाए थे। उसी तरह योगी आए तो मुगलसराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बना दिए, तमाम तरह के ऐसे स्थान को चेंज कर दिए उसके नाम को। तो क्या जब वो स्थान के नाम को चेंज कर सकते हैं, तो क्या जब वो आएंगे तो अगर किसी की सत्ता आएगी तो क्या वो राजभाषा को भी चेंज कर सकते हैं? अगर वो राजभाषा को चेंज कर सकते हैं तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि अगर कोई भी सरकार आएगी, कोई कहेगी नहीं मेरी राज्य की राजभाषा रहेगी उर्दू,
अब दूसरी आएगी तो कहेगी कि मेरी राज की भाषा रहेगी, राज्य की राजभाषा रहेगी हिंदी, या और कोई आएगा तो वो संस्कृत कर देगा। तो हम लोग तो सीखने में ही हमको सब टाइम लग जाएगा, तो फिर हम अपने कंट्री को या अपने राज्य को ध्यान कैसे दे पाएंगे। तो इसी को देखते हुए क्या कहा गया कि नहीं, आप वैसे नहीं कर सकते हैं। राजभाषा में परिवर्तन जो होगा वो तो आप यहाँ बता दिए हैं कि राजभाषा एक आयोग के द्वारा होगा, या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी के हिसाब से होगा, जेपीसी के, या फिर राष्ट्रपति के हिसाब से होगा। और जब ये तीनों लोग द्वारा ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा ना, तब इसको भेज दिया जाएगा संसद में, और संसद में 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ओर पास होना चाहिए ये, तब विधेयक पास होगा, तब जाकर वहां की राजभाषा चेंज होगी। भाषा में चेंज करना खिलवाड़ नहीं है, जिस तरह स्थान को चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए ना कि 349 में क्या कहा गया है कि राजभाषा में परिवर्तन के बारे में, राजभाषा में अगर परिवर्तन करना तो उसके बारे में बताया गया है कि राजभाषा में परिवर्तन करने के क्या क्या वे हैं, यानी कौन कौन से वे के तरीके से हिसाब से हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इतना तो समझ गए। अब देखिए, अब हम समझते हैं 347 और 348। देखिए, स्टेट की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यह बात है, अगर कोई राज्य चाहे अपना राजभाषा में परिवर्तन कराना और वहां की टोटल जनसंख्या कहे कि नहीं अब हमारी राजभाषा, मान लीजिए पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, तो वो कहे कि नहीं हमारी राजभाषा इंग्लिश होनी चाहिए। अगर पूरी देश मांग, वहां की पूरा राज्य मांग कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि संसद को भेज देगा ये प्रस्ताव। ठीक है, और संसद 2/3 बहुमत से पास करके वहां राजभाषा चेंज कर सकता है। तो वही बात कहा गया कि 347 में कि स्टेट की जनसंख्या के मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कब करेंगे, जब वो करने के बाद संसद को अपना वो अनुमति देंगे कि इसको 2/3 बहुमत से पास कीजिए। अगर पास नहीं होगा तो वहां नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए 348 में क्या कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा केवल इंग्लिश होनी चाहिए। अब इसकी बात क्या हो गई, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं वो उनकी भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। हम आपको अच्छे तरीके से इसमें समझा रहे हैं। देखिए ये आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, ये हाई कोर्ट, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, और ये इसके नीचे क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया। तो जो भी हाई कोर्ट से ही ना सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज जाएगा या कोई भी वकील जाएगा, डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं। और हाई कोर्ट में क्या होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं। जो हाई कोर्ट में होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है। तो मान लीजिए ये बिहार से गए, बिहार से ये बिहारी वाले हैं, तो और ये यूपी वाले हैं, ये हो गए कोई और ये और ये, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बिहार यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो अपना लैंग्वेज के हिसाब से वहां जो भी केस सुनना है वो सुन सकते हैं। बट जो ही हाई कोर्ट में प्रवेश करेंगे, प्रमोशन होगा, तो वो क्या करेंगे कि वो करेंगे कि उनको अंग्रेजी सीखना ही सीखना है। अब भाई क्यों सीखना है, क्योंकि कुछ दिन में उनका सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होगा, और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट पूरा देश का एक कोर्ट है, तो वहां तमाम तो पूरे देश से जो भी केसेस है वहां जाएंगी। तो अब बताइए, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पूरे देश से केसेस जाएंगी, और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को बिहार में सुनने की, जो भी मुकदमा है वो बिहारी में सुनने की आदत है, या गुजराती में सुनने की आदत है, या मराठी में सुनने की आदत है, और उसको डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा तो वो तो भैया पगला जाएगा, कहे कि अरे हम तो बिहारी में सुने हैं, हम तो बंगाली में सुने हैं, तो ये कैसा भाषा आ गया। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नहीं, आप जो ही हाई कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो आपको इंग्लिश बखूबी आनी चाहिए। वैसे भी जो केस जो लड़ा जाता है वो आप थोड़ी ना लड़ते हैं, वो तो वकील लड़ता है, आप केवल गवाह देते हैं। तो गवाह आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं, इसका कोई पाबंद नहीं है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होगा, इसकी भाषा क्या होगी, केवल और केवल इंग्लिश होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया। अब हम समझते हैं 350 क्या है। देखिए, व्यथा या शिकायत। अब ये क्या बात हुई कि मान लीजिए आप तमिलनाडु के हैं और आ गए हैं बिहार में, और बिहार में आप घर भी बना लिए हैं, हाँ, और जब घर बना लिए हैं तो यहाँ आपके घर में चोरी हो गई और आपको हिंदी आती नहीं है, तो आप जब पुलिस स्टेशन में जाएंगे या कहीं शिकायत करने जाएंगे
तो क्या आप तेलुगु में जो लेटर लिखेंगे, जो भी आवेदन लिखेंगे, वो तेलुगु में लिखेंगे या फिर किस भाषा में लिखेंगे? और आपको तो हिंदी आ ही नहीं है ये। तो देखिए, इसमें आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, इसका कोई पाबंद नहीं है कि आप कहीं भी हैं तो आपको जो भाषा आ रही है वो लिखिए। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? वहां का जो भी अधिकारी होगा, वो हर एक जिला में एक कन्वर्टर होता है जो भाषाओं को कन्वर्ट करता है। तो आप अगर किसी भी राज्य के और किसी भी भाषा में व्यथा अथवा शिकायत या कंप्लेन या शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये कहकर वो मना नहीं करेगा कि आप तेलुगु से हैं, ये है तो हम आपको नहीं लेंगे। देख रहे हैं ना कितना हमारा संविधान अच्छा है, कितना सोच समझ कर बनाया गया है। क्या आजकल के नेता ऐसे बना पाएंगे? अरे बनाना तो छोड़िए, उनको पता भी नहीं होगा ये बात। तो हमको गर्व होता है अपने संविधान पर, हमको एकदम घमंड होता है भाई कि हमारा देश का संविधान इतना मजबूत है, इतना सोच समझ कर बनाया गया है, और उतना घमंड भी नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें 350 में क ख भी है, यानी कि इसमें बाद में भी जोड़ा गया है। तो अब देखिए, इसमें प्राथमिकी शिक्षा की बात की गई है कि अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है जिस मिट्टी से और वो पढ़ने जा रहा है, तो क्या उसे आप अनेकों तरह की भाषाएं सिखाने लगेंगी? फिर तो वो दिक्कत हो जाएगा, वो अच्छे से उसका माइंड डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि प्राथमिकी जो शिक्षा है वो मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में ही दी जाएगी, उसको अन्य लैंग्वेज को नहीं बताया जाएगा, ताकि उसके दिमाग पर बोझ न पड़े। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से सोच कर ये सब बनाया गया है कि प्राथमिकी शिक्षा है वो मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में ही होगी। अब देखिए, ख में क्या कहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष छूट। यहाँ देखिए, हम तो एक किसी जात का या किसी धर्म का सम्मान करते ही हैं। यहाँ जो भाषा के आधार पर कम बोलने वाले लोग हैं उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है भारत में। देखिए ना कितनी यहाँ की संस्कृति अच्छी है। तो यहाँ कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष छूट। जो कम भाषा बोलने वाले हैं, कि मान लीजिए संस्कृत भाषा कम बोलने वाले लोग हैं, तो इनकी संस्कृति बचाए रखने के लिए इसकी बात इसमें 350 की ख में कही गई कि इसमें विशेष छूट दी जाएगी इनको, ताकि जैसे कि अब मान लीजिए कि किसी कॉलेज या स्कूल में संस्कृत के टीचर रखना, फिर उर्दू का टीचर रखना, उनको भी उतना ही सैलरी दी जाती है, भले ही बच्चे कम आए या कम पढ़े, बट भेदभाव नहीं किया जाता है हमारे देश में। तो इसमें बात ये कही गई है। और 351 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का विकास करे। अब इसमें यह भी कह दिया गया है कि आने वाले कुछ समय में जैसे हिंदी का क्रेज गिरेगा, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। ये केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि ये अपना निदान खुद करे। इनका कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दे, सालों साल कोई आयोजन करवाए। हाँ, तो ये सब हम भाषा के बारे में आज जाने, और भाषा एकदम टोटली कंप्लीट आपका हो गया, इस पे कुछ नहीं अब बचा है। और आप जो भी एग्जाम दे तो इससे अधिक भाषा तो आएगा ही नहीं, ये तो एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जितना हम पढ़ा दिए हैं उससे अधिक तो भाषा आएगा नहीं। तो इतना हम पढ़ा दिए हैं। अब हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।